महिंद्रा ने कोरियन कार मेकर सैंगयोंग मोटर्स को एक्वायर किया था और इनकी गाड़ियां क्लोजेस्ट राइवल थी टोयोटा फॉर्च्यूनर की इंडियन मार्केट में, अगर आप फोर्ड एंडेवर को हटा दे, क्योंकि 2012 में जब इनकी सैंगयोंग रेक्सटन W का इंडिया में लॉन्च हुआ था तो 20 लाख रुपए से कम के प्राइस में इस गाड़ी में एक 2.7 लीटर का 5 सिलेंडर मर्सिडीज सोर्स इंजन था जिसमें 185 हॉर्स पावर आती थी। फॉर पर्सपेक्टिव उस टाइम फॉर्च्यूनर में सिर्फ 170 हॉर्स पावर थी, इस गाड़ी में 400 Nm से ऊपर का टॉर्क था। फॉर्च्यूनर के दोस्तों 350 से भी कम का था। व्हाट अ पेजेंट इट वाज। साथ ही में उस टाइम इस गाड़ी में सनरूफ आती थी। टोयोटा वाले डिड नॉट इवन नो व्हाट सनरूफ वाज एट दैट टाइम। इंटीरियर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीटें थी, काफी बड़ी टच स्क्रीन थी, पीछे ऐसे बढ़िया टच स्क्रीन वाले डिस्प्ले थे, सामने थोड़ी बहुत मर्सिडीज वाली लुक्स थी, पीछे सैंट्रो वाली लुक्स थी। तभी इस गाड़ी की पहले महीने में इतनी कुछ खास सेल हुई नहीं, पर 2 महीने के अंदर ही इस गाड़ी को 1300 प्री बुकिंग्स मिल गई इंडिया में। और तीसरे महीने तक आते आते इस गाड़ी की इंडिया में मित्सुबिशी पजेरो, फोर्ड एंडेवर, Hyundai Tucson वगैरह की सबकी कंबाइन करके सेल्स भी अगर आप देखें तो इस गाड़ी की सेल ज्यादा हुई थी। और आने वाले टाइम में फोर्ड एंडेवर का नया वर्जन लॉन्च होता है व्हिच वाज मच अहेड ऑफ दिस कार, इसलिए इस गाड़ी की थोड़ी फेड होने लग जाती है इंडिया में प्रेजेंस और इंटरनेशनल मार्केट में भी। पर फिर 2018 में इंटरनेशनल मार्केट में सैंगयोंग इसका नया वाला वर्जन लॉन्च करते हैं जो कि पहले से काफी एडवांस होता है, काफी लग्जूरियस होता है। और महिंद्रा अब दोस्तों पहले वाली गलती को धराते नहीं है और अब इसको अपने नाम से लॉन्च करते हैं, महिंद्रा एल्टुरस के नाम से। सैंगयोंग वाला नाम हटा देते हैं, इंडिया में प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते ना दोस्तों, आपको पता है ये नाम लोग। अब भी इस गाड़ी का प्राइस 3 लाख रुपए कम होता है एज कम्पेयर टू एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर। पर अब इस गाड़ी की उतनी बड़ी लीड नहीं होती फीचर्स वगैरह में, क्योंकि अब इस गाड़ी में आपको 2.2 लीटर का इंजन मिलता है जिसमें अराउंड 180 हॉर्स पर आती है। पर वही दोस्तों एंडेवर के अंदर अब 200 हॉर्स पर आने लग गई थी। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ थी पर एंडेवर के अंदर पैनोरामिक सनरूफ थी। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीटें थी, 360 डिग्री कैमरा था। लुक्स दोस्तों इतनी भी अपीलिंग थी नहीं, इसलिए इस गाड़ी की सेल्स हुई, पर इनिशियली के 3-4 महीने बाद ही ये फेड होने लग गई। पर ये तो दोस्तों इंडिया वाली दिक्कत है। कोरिया में भी सैंगयोंग की काफी बड़ी दिक्कतें चल रही थी, इसमें 2017 के अंदर एक काफी बड़ी स्ट्राइक होगी। Motor workers on a stay-in strike were disbanded by force. 2009. A police SWAT team raided Ssangyong Motors' Pyeongtaek plant. और इस ब्रांड की एक सिंगल साल के अंदर ही सेल्स आधी होती है। 2020 तक आते आते ये ब्रांड दोबारा लॉसेस में चले जाता है और दोबारा बैंकरप्ट हो जाता है। महिंद्रा दोबारा सोचते हैं इस ब्रांड के अंदर थोड़े और पैसे को इन्फ्यूज करने का और ताकि ये ब्रांड चलता रहे। पर फिर दोस्तों कोविड आ जाता है और महिंद्रा भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। एक दो और दोस्तों कंपनीज आती है जो कि सोचती है इस ब्रांड को खरीदने की, वो भी फेल हो जाती है। पर अब के टाइम में ब्रांड काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, जिसमें रिसेंटली इस ब्रांड ने अपनी टॉरस नाम की एसयूवी लॉन्च करी है, जिसमें एक 1.5 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है, जिसमें आपको 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की एवरेज मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी काफी अच्छा दोस्तों परफॉर्म करी और काफी इसकी अलग सी लुक्स है। वही इसकी एक एक्टिव नाम की एसयूवी का लॉन्च हुआ है जो कि काफी प्रीमियम सी लग रही है, जिसमें आपको बाहर से गोल्डन सा कलर मिलता है, इंटीरियर में मर्सिडीज टाइप की वाइब मिलती है, कनेक्टेड स्क्रीन वाली। और लॉन्च के साथ ही इस गाड़ी को 55,000 प्री बुकिंग्स मिल गई थी कोरिया में और इंटरनेशनल मार्केट में। तो सोचने वाली बात है, व्हाट हैपेंड टू सैंगयोंग मोटर्स आफ्टर महिंद्रा's exit? Sangyong Motor Company filed for receivership on Monday after failing to pay a total debt of 150 billion won. जैसे जो टोंट मार देते हैं जैसे कि ये कंपनी तो कभी सुनी नहीं। इसके लिए पहले इस ब्रांड की थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह के बारे में जान, उससे पहले दोस्तों चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ऐसे बढ़िया में जाएंगे। जिसमें 1954 में कोरिया में हार्ड डोंग हुआंग मोटर वर्कशॉप होती है जो कि ट्रक्स, बसेस और स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है यूएस आर्मी के लिए। फिर आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत एक्विजिशंस वगैरह होती है और ये ब्रांड खुद भी एक कोहिवा लिमिटेड नाम की कंपनी को एक्वायर करता है कोरिया में 1984 में, जिनके पास जीप, विलेज जीप का लाइसेंस होता है। और उसी वाले लाइसेंस का इस्तेमाल करके ये अपनी कोरांडो नाम की एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड व्हीकल को लॉन्च करते हैं 1983 में। और कोरांडोस का नाम इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन है कोरियन कैन डू, तो अगर पाकिस्तान इसका करते तो पिकांडोस का नाम होने वाला था, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 1986 में दोस्तों अगर आप देखें तो कोरिया का एक काफी बड़ा बिजनेस ग्रुप सैंगयोंग बिजनेस ग्रुप इस डोंग नाम की कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और इसका नाम चेंज करके सैंगयोंग मोटर कंपनी रख देते हैं। अभी एक्विजिशन के साथ ही इस कंपनी के अंदर काफी सारे दोस्तों पैसे इन्फ्यूज होते हैं और 1991 तक आते आते ये काफी बड़ी डील स्ट्राइक करते हैं डायमलर बेंज के साथ, जिसमें डायमलर बेंज की टेक्नोलॉजी का ये ब्रांड इस्तेमाल करेगा, उनकी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का, इंजन टेक्नोलॉजी का और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, और अपनी एक नई गाड़ी को डेवलप करेगा कोरियन मार्केट के अंदर जो कि मिलके मर्सिडीज और सैंगयोंग मोटर्स बेचेंगे। तो इसलिए फिर ये ब्रांड अपनी मूसो एसयूवी को लॉन्च करता है जो कि मर्सिडीज भी बेचते हैं अपने नाम से और सैंगयोंग मोटर्स भी बेचते हैं अपने नाम से कोरिया में। और इस गाड़ी के अंदर मर्सिडीज के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स होते हैं और काफी कुछ मर्सिडीज जैसी भी दिखती है। फिर आने वाले टाइम में मर्सिडीज अपनी MB100 बस के भी मैन्युफैक्चरिंग राइट्स इस वाली कंपनी को देती है, जिसका नाम चेंज करके अपनी इस्ताना नाम की गाड़ी को लॉन्च करते हैं। और अपनी फर्स्ट सेंचुरी की स्टार्टिंग में SAIC चाइनीज कार मेकर है जो वो दोस्तों इस कंपनी के अंदर एक मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम इस कंपनी के अंदर काफी सारे पैसों को इन्फ्यूज करेंगे ताकि ये कंपनी एक्सपैंड हो पाए और साथ ही में जो इनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो मर्सिडीज से सोर्स टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी कार्स के अंदर। अब दोस्तों उन्होंने पैसे तो इसमें इन्फ्यूज करे नहीं पर इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया और अपनी गाड़ियों को बना लिया।
एक तो भाई ये चाइनीज लोग इतने मतलब ही होते हैं ना। इसी बीच में अगर आप देखें तो इस ब्रांड की मूसो एसयूवी लॉन्च हुई थी जो कि मर्सिडीज जैसी दिखती थी, काफी अच्छी थी। फिर इस ब्रांड की कोरांडो जीप तो आती थी जो कि विली जीप से लाइसेंस लेके बनी थी। फिर इस ब्रांड की एक चेयरमैन लग्जरी सेडान आती थी जो कि कोरिया में काफी बढ़िया बिकती थी और काफी ऐसे लग्जूरियस भी लगती थी। एक रोडियस नाम की एमपीवी थी जो कि आई थिंक सो इज द वर्स्ट लुकिंग कार एवर मेड। इसका अगर आप बैक प्रोफाइल देखो भाई किसने बनाया भाई, एक ऐसे तिरछी लाइन जा रही है, एक ऊपर जा रही है, इतना आफ्टर थॉट लग रहा है। फिर इस ब्रांड की एक रेक्शन नाम की एसयूवी लॉन्च होती है जो कि पिनिनफ्रीना वगैरह भी डिजाइन करते हैं और काफी दोस्तों डिसेंट लगती है। फिर एक कायरो नाम की गाड़ी लॉन्च होती है जो कि मर्सिडीज जीएल की आप कॉपी कह सकते हैं कोरियन मार्केट के लिए। और एक एक्टिवा नाम की गाड़ी लॉन्च होती है जो कि इतनी कुछ खास दिखती नहीं है पर उस टाइम की थोड़ी बहुत सस्ती नीड्स को ये गाड़ी केटर कर लेती है। इसके बाद दोस्तों पर जब एसएआईसी इस ग्रुप को एक्वायर कर लेते हैं तो वो इनके बिल्कुल भी फैक्ट्रीज वगैरह पे ध्यान देती नहीं है और इनकी सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनी गाड़ियों में डालते रहते हैं। इसलिए जब इनकी वर्कर्स की सैलरी वगैरह अनपेड रहती है तो वो एक 77 डेज के स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वर्कर्स को काफी दिनों के लिए खाना नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक वर्कर की डेथ भी हो जाती है और ब्रांड की सेल्स सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर जाती है। पर अगर ये भी कम था तो इसी टाइम में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है जिसकी वजह से कोरियन स्टॉक मार्केट एकदम प्लंज कर जाती है, डिमांड गाड़ियों की एकदम खत्म हो जाती है। तो इसलिए ब्रांड दोस्तों दोबारा बैंकरप्ट हो जाता है, एसएआईसी भी इससे हाथ धो देते हैं और दोबारा रिसीवरशिप में ब्रांड चले जाता है। मतलब अब दोबारा ब्रांड कोई नया साथी ढूंढ रहा है जिसके साथ कोलैबोरेट करके इनका भी भला हो पाए और किसी और दूसरे ब्रांड का भी। अब दोस्तों इसी सीन के अंदर अब 4 डिफरेंट कंपनीज आती है जिसमें एक महिंद्रा एंड महिंद्रा होती है, एक रविया ग्रुप होता है, एक एसएम एल्यूमिनियम होता है, एक सियोल इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है, एक रेनॉल्ट सैमसंग ग्रुप होता है और एक कोरिया में अंडर गारमेंट मैन्युफैक्चरर भी होता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ऑफिशियली बिड जीत जाते हैं और इस कंपनी के असली मालिक बन जाते हैं 2010 के अंदर ही। पर अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि महिंद्रा ने इस कंपनी को एक्वायर करा ही क्यों फर्स्ट हैंड, जो कि लॉस बना रही है, जिसके वर्कर्स उनसे खुश नहीं है, जिनके प्रोडक्ट्स भी कॉपी काटी है। SUV companies in the world that specializes in SUVs. And when it became available for तो इसके लिए हम चलते हैं जब फोर्ड अपनी JLR को सेल करने का प्लान बना रहा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, क्योंकि JLR काफी अनप्रॉफिटेबल कंपनी हो रही थी। फोर्ड के पास खुद के पैसे नहीं थे अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, वो अपनी JLR वाले ऑपरेशंस को कैसे कंटिन्यू करते। तो इसलिए जब टाटा मोटर्स JLR को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हुए, साथ ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हो गए, क्योंकि उनको यूएस वाली मार्केट को स्पेसिफिकली केटर करना था। वहां पे दोस्तों हाईएस्ट अर्निंग इंडिविजुअल्स थे और काफी एक्सपेंसिव मार्केट थी और वो अपनी गाड़ियों को वहां पे बेचना चाहते थे, पर जब भी जाते थे दोस्तों फेल होते थे। पर जैगुआर लैंड रोवर की यूएस के अंदर काफी बढ़िया प्रेजेंस थी, तो अगर वो इस वाली कंपनी को एक्वायर कर लेते तो उनको ऑटोमेटिकली वहां पे अपनी गाड़ियों को बेचने का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। साथ में दोस्तों लैंड रोवर की टेक्नोलॉजी काफी हाईटेक थी और महिंद्रा सोच रहे थे कि इस वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी स्कॉर्पियो को, XUV500 को, मतलब उस टाइम तो आती नहीं थी, या फिर बलेरो वगैरह को और बढ़िया कर लेंगे, जिससे उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस और बढ़िया बनेगी और महिंद्रा वाली गाड़ी भी वो बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए एक इंटरव्यू के दौरान भी महिंद्रा के इंजीनियरिंग हेड ने कहा था द टेक्नोलॉजी दैट लैंड रोवर ऑफर्स मेक सेंस फॉर महिंद्रा। तो दोस्तों वो सोच रहे थे एक्वायर करने का, पर दिक्कत क्या आती है कि उस टाइम महिंद्रा एंड महिंद्रा की टोटल मार्केट वैल्यूएशन अराउंड 18,000 करोड़ के आसपास होती है और JLR की खुद की वैल्यूएशन अराउंड 10-12,000 करोड़ के आसपास होती है। तो भाई काफी मुश्किल होता महिंद्रा के लिए इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करना। और एक्विजिशन में दोस्तों एक डिफरेंट चीज थी, इससे बड़ी चीज थी कि इस कंपनी के पिछले साल ही अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास के लॉसेस थे, जो कि महिंद्रा ऑब्वियसली सस्टेन कर नहीं पाते, उनके पास इतना बड़ा कैश पाइल था नहीं। तो अगर वो इस कंपनी को एक्वायर कर लेते तो उनके भी काफी चांस थे बैंकरप्ट होने के। पर वही टाटा मोटर महिंद्रा से 4-5 गुना बड़ा था उस टाइम पे, उनके पास काफी ज्यादा कैश रिजर्व थे और उनके पास काफी ज्यादा जगहों से पैसे आ रहे थे, तो उनके लिए काफी आसान था इस कंपनी को एक्वायर करना। तो इसलिए जब इसकी बिड लगती है, महिंद्रा इसके लिए $2 बिलियन की वैल्यूएशन की बिड लगाती है, टाटा मोटर $2.3 बिलियन की बिड लगाती है और ऑफिशियली फिर टाटा मोटर जीत जाते हैं और महिंद्रा ऐसे हाथ होते हैं। पर वो कहते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है, हम अपनी खुद की गाड़ी बना लेंगे। उस टाइम ऐसे नॉन चिलेंट बन के शो करते हैं, वी डोंट इवन वांटेड टू एक्वायर दिस कंपनी, हम तो बस मजे ले रहे थे। पर फिर दोस्तों 2010 में जब एक नई डील आती है सैंगयोंग मोटर की, वो दोस्तों महिंद्रा रेजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अब इस कंपनी की सिर्फ वैल्यूएशन होती है $450 मिलियन के आसपास, जो कि 1/5 थी एज कम्पेयर टू जैगुआर लैंड रोवर। साथ ही में कंपनी लॉस मेकिंग थी, पर इतने हाईली लॉस मेकिंग नहीं थी जितनी जैगुआर लैंड रोवर थी। साथ ही में सैंगयोंग मोटर्स की कोरिया में तो काफी बढ़िया प्रेजेंस थी, साथ में यूरोपियन मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में और थोड़ी बहुत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इसकी प्रेजेंस काफी डिसेंट थी। तो इसलिए अगर सैंगयोंग मोटर्स को महिंद्रा एक्वायर करते हैं तो उनको इन सारी मार्केट्स का भी एक्सेस मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों इस टाइम में इंडिया में फॉर्च्यूनर वाला सेगमेंट काफी बढ़िया ग्रो कर रहा था। महिंद्रा का भी एम था इस वाले सेगमेंट के अंदर अपनी गाड़ी को लॉन्च करने का। उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो अगर वो खुद से जीरो से लेके एक नई गाड़ी बनाते तो वो काफी महंगी बनती और मोस्ट प्रोबेबली काफी अच्छी बनती भी ना। सैंगयोंग के पास पहले से एक रेक्सन नाम की गाड़ी थी जो कि काफी लोग पसंद कर रहे थे, तो महिंद्रा ने सोचा भाई इस कंपनी को अगर हम एक्वायर कर ले तो इस गाड़ी को कॉपी पेस्ट करके लॉन्च कर देंगे इंडिया में और बढ़िया बढ़िया दोस्तों मजे आ जाएंगे। तो 2010 के एंड में एक वायर ट्रांसफर होता है, महिंद्रा इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, इसके ऑफिशियल मालिकाना हक बन जाते हैं और इस कंपनी के अंदर काफी बढ़िया प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले इस कंपनी के सीईओ को चेंज करते हैं और एक कोरियन सीईओ को ही अपॉइंट करते हैं और एक इंडियन सीएफओ को अपॉइंट कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो एक
इंडियन सीईओ को अपॉइंट कर देंगे तो शायद वो वर्कर्स के साथ इतनी बढ़िया हार्मनी बनाना पाए। साथ ही में दोस्तों इस ब्रांड ने इनकी रेक्सन गाड़ी को लिया, इंडिया में लॉन्च कर दिया 20 लाख से कम के प्राइस में। इस गाड़ी के अंदर काफी बढ़िया दोस्तों परफॉर्मेंस थी, काफी बढ़िया इंजन था, फीचर्स भी काफी बढ़िया थे और इनिशियली इस गाड़ी ने काफी बढ़िया इंडिया में परफॉर्म करा भी था, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में उस टाइम में अगर आपको पता नहीं आज से ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज्यादा गाड़ी आती थी और बॉटम की जो 6-7 गाड़ियां थी उन सबकी सेल्स को कंबाइन करके अकेली इस गाड़ी की इंडिया में सेल्स हो रही थी, तो बहुत ही बड़ी बात है। साथ में इस ब्रांड ने अपनी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर डीलरशिप्स को एक्सपैंड करा और 2015 तक आते आते अपनी टिवोली नाम की एसयूवी को लॉन्च करा, एक मिनी एसयूवी को लॉन्च करा जो कि एक तरह से क्रेटा राइवल आप कह सकते हैं, जिसके अंदर क्रेटा वाले आपको फीचर्स मिलते हैं उससे बढ़िया आपको मिलते थे। काफी पावरफुल इंजन था, काफी बढ़िया इसका बॉडी शेल था और लुक्स भी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से 3-4 साल के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस ब्रांड की सेल्स 15 गुना हो जाती है, यूरोप के अंदर इस ब्रांड की सेल्स डबल हो जाती है, कोरिया में इस ब्रांड की सेल्स 50% से इंक्रीज कर जाती है और 2016 तक आते आते इस ब्रांड की अपनी हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई सेल्स होती है 1,55,000 यूनिट्स की और ये ब्रांड फाइनली प्रॉफिटेबल बन जाता है। 150 करोड़ के इस ब्रांड के प्रॉफिट होते हैं और महिंद्रा को फाइनली लग रहा होता है कि भाई जो हमारी इतनी सालों की मेहनत थी, जो हमने इतना पैसा डिप्लीट करा इस ब्रांड के ऊपर, अब वो फाइनली दोस्तों काम में आ रहा है, फाइनली दोस्तों कुछ बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे भी दोस्तों महिंद्रा रुकते नहीं है और अपनी टिवोली एक्सएलवी को लॉन्च करते हैं इस ब्रांड के अंदर, जो कि टिवोली का एक 7 सीटर वाला वर्जन होता है जो कि सस्ते प्राइस में 7 सीटर दे पा रहा था साउथ अफ्रीका वगैरह में। साथ ही में दोस्तों जो रेक्सटन है उसका नया वाला वर्जन लॉन्च होता है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि पहले से एकदम नया होता है और अभी मर्सिडीज की कॉपी नहीं लग रहा होता। अब की बार महिंद्रा इस गाड़ी को दोबारा इंडिया में लॉन्च करते हैं, अब सैंगयोंग के नाम से लॉन्च नहीं करते, महिंद्रा के नाम से लॉन्च करते हैं, एल्टुरस के नाम से। अब दोस्तों मैं अगर आपको सच, ये गाड़ी मुझे भी खुद इतनी कुछ खास लगती नहीं थी, तो भाई मैं दूसरों को क्या ही बोलूं, मैंने इसका रिव्यू भी करा हुआ है, तभी ये दोस्तों ये गाड़ी इतना कुछ खास बिकी नहीं। और जब दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो ही रही थी पर बाहर सैंगयोंग की दिक्कतें काफी बढ़ते जा रही थी। इसमें 2016 में ब्रांड प्रॉफिटेबल तो हुआ ही था, पर 2017 के अंदर इस ब्रांड के हेडक्वार्टर्स में काफी बड़ी स्ट्राइक लग गई थी, जिसमें वर्कर्स अपने वेजेस को इंक्रीज करने के लिए स्ट्राइक कर रहे थे। अब जब दोस्तों वो स्ट्राइक कर रहे थे तो ह्यूंडई और किया की फैक्ट्रीज के अंदर भी स्ट्राइक चल रहा था, पर सैंगयोंग इससे ज्यादा हिट हुआ था क्योंकि सैंगयोंग की मेनली सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कोरिया के अंदर ही थी, जिसकी वजह से इस ब्रांड की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 50 दिन के लिए हॉल्ट हो गई थी और सेल्स ऑलमोस्ट 30% से गिर गई थी एक सिंगल साल के अंदर ही, जिसकी वजह से ब्रांड दोबारा अनप्रॉफिटेबल हो गया था। आने वाले सालों में इस ब्रांड की सेल्स हर एक साल कम होते जा रही थी और 2020 तक आते आते जेपी मॉर्गन को इस ब्रांड को एक काफी बड़ी डेट रीपेमेंट करनी थी, जिसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये ब्रांड गया महिंद्रा के पास कि भैया थोड़े से पैसे दे दो, हमें भूख लग रही है। महिंद्रा ने इनिशियली सोचा कि भाई चलो दे दे, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही बच्चा है, पर बाद में उन्हें लगता है भाई इसकी तो मांगने की कभी आदत खत्म नहीं होगी। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो, तो वो भी बोलते थे कि भाई हम नहीं देने वाले और ये ब्रांड दोबारा बैंकरप्ट हो जाता है। पर वहीं पे एकदम से सीन में आते हैं एडिसन मोटर, एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ट्रक स्टार्टअप जिनके पास $30 बिलियन की मार्केट कैप होता है और वो कहते हैं कि हम इस वाली कंपनी को एक्वायर कर लेंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करेंगे और ईस्टर्न मार्केट में, एशियन मार्केट के अंदर बढ़िया बढ़िया अपनी नेटवर्क को एक्सपैंड करेंगे। डील दोस्तों ऑलमोस्ट डन होने वाली होती है, पर उसके बाद ही पता चलता है कि एडिसन वाज ऑल स्कैम। एडिसन के मालिक खुद ही जेल में चले जाते हैं, इस कंपनी को तो क्या ही बजाते हैं। और फिर दोस्तों इसके कुछ महीने बाद ही कोरिया का एक एसेट मैनेजमेंट ग्रुप केजी असोर्टियम इस वाली कंपनी के लिए एक बिड डालता है और इस कंपनी को एक्वायर कर लेता है और अब इसका नाम चेंज होकर केजी मोबिलिटी हो जाता है और पहला इनका जो काम रहता है वो है कि इसके इंटरनेशनल प्रेजेंस को इंक्रीज करना, जिसमें ब्रांड अफ्रीका में एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, साउथ अफ्रीका के अंदर और एक्सपैंड करता है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाता है। इसमें ये ब्रांड थोड़ी बहुत वहां के लोकल कार असेंबलर्स को अपने पार्ट सप्लाई करने लग जाते हैं और वहां पे गाड़ी लोकली बनने लग जाती है। साथ ही में ब्रांड अपने टॉरस एसयूवी को लॉन्च करता है जो कि एक तरह से 4.7 मीटर लेंथ वाली एसयूवी है और क्रेटा से बड़ी है और एक्चुअली 700 से छोटी है। इस गाड़ी में एक 1.5 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन आता है जिसमें 170 हॉर्स पर होती है। सामने दोस्तों आपको वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, आपको ऐसे अलग सी लाइटें वाइटें मिलती है, साइड में बड़े बड़े आपको लॉयज मिलते हैं। पीछे दोस्तों थोड़ी बद्दी लुक्स है, इसमें स्टेपनी वाली लुक्स देने का ट्राई करा पर स्टेपनी है नहीं और इंटीरियर भी आपको काफी डिसेंट क्वालिटी का मिलता है और इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 20 लाख से भी कम का होता है, तो इसलिए काफी लोगों को गाड़ी अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में भी गाड़ी एक्सपोर्ट होती है, मिडिल ईस्ट में भी होती है, साउथ अफ्रीका में भी होती है और कोरिया में तो काफी डिसेंट बिकती है। फिर इसके बाद टॉरस का एक नया इलेक्ट्रिक वाले वर्जन का लॉन्च होता है जिसका नाम है टॉरस EVX, जो कि चाइनीज कार मेकर के साथ कोलैब करके बनता है। इसके अंदर एक 75 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, सामने आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलती है, थोड़ी आपको सटल लुक्स मिलती है और इंटीरियर में थोड़े हाईटेक और फीचर्स मिलते हैं और दोस्तों इसके अंदर सिर्फ 300-350 किलोमीटर की रेंज होती है, 200 हॉर्स पर आती है। तो भाई हु इज गोइंग टू बाय दिस कार व्हेन दे हैव टेस्ला इन देयर कंट्री। और वही दोस्तों फिर ये ब्रांड थोड़ा और ऐड करता है और एक्टिवा नाम की अपनी एसयूवी को रिवाइव करता है जो कि टॉरस का प्रीमियम वर्जन कह सकते हैं, जिसमें आपको थोड़े और बढ़िया फीचर्स मिलते हैं जो कि गोल्डन कलर के अंदर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको नई नई हेडलाइट्स मिलती है, साइड में जो इसका
क्वार्टर ग्लास है उसमें आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन सा मिलता है और पीछे दोस्तों थोड़ी ऐसे नॉर्मल सी लुक्स है, पर इंटीरियर काफी हाईटेक्स है जिसमें आपको सारा कुछ ब्राउन लेदर मिलता है। कनेक्टेड वाली आपको स्क्रीन ही मिलती है, एडस वगैरह आपको ऑब्वियसली मिलता है और इसका प्राइस भी 20 लाख के आसपास का ही है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये ब्रांड काफी एक्सपैंड कर रहा है और रिसेंटली ये ब्रांड चाइनीज कार मेकर्स के साथ भी काफी सारी कोलैबोरेशन कर रहा है ताकि सस्ते में इनको चाइनीज टेक्नोलॉजी मिल पाए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए और ये ब्रांड थोड़ी हाईटेक कार्स को बना पाए। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है? मैं अगर देखूं तो डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, इतना कुछ खास भी नहीं, पर मैं नहीं चाहता ये ब्रांड दोबारा इंडिया में आए क्योंकि मुझे पता है इस ब्रांड को कोई नहीं पसंद करने वाला।